एक तो किरीट सोमैया बीजेपी का आदमी और उसको छोड़ा गया है जितने बड़े बड़े ऐसे स्कैंडल्स पैदा करने के, जितने बड़े बड़े स्कैंडल निकले जो लोग बीजेपी में गए तो उनकी वॉशिंग मशीन में एकदम साफ शफाफ हो गए, शरीफ हो गए। जैसे गंगा में डुबकी मार के आओ तो सब पाप धुल जाते हैं। एमएलए साहब और एमपी ये दोनों के वापस चुन के आ जाने के बाद से ये मेरी अपने नाखिस राय में तो ये वरना दूसरा कोई वजह नहीं है ना भाई। आप वोट जात जो लिए थे, जाहिर है यहाँ को मुफ्ती साहब आए थे चुनकर, तो मतलब वो पैसा मुफ्ती साहब को मिला। बांग्लादेशी है, रोहंगिया है। आपने कभी देखा कोई बांग्लादेशी मालेगा? साहब अभी तक तो नहीं देखा, लेकिन 7-8 साल पहले शायद 2 बांग्लादेशी थे। आज कुछ भी नहीं, मगर ये कि एक हवा बनाया गया यहाँ बांग्लादेशी है कि बांग्लादेश के जो सदर है माजुल, उनको मोदी हुकूमत ने पनाह कह दी भारत में। आज हमारे मेहमान है, अदानी को टेंडर दिया गया बांग्लादेश का, बांग्लादेश सदर को आपके पास आकर उनकी खिदमत करे, मेहमान करे और एक तरफ मुसलमानों को बदनाम करे। ये कौन सी पॉलिसी है? गलतियाँ करने की वजह से या जन्म दाखिला बनाने की वजह से केस हो रही है। जी, रोहिंग्या बांग्लादेशी बोल के नहीं हो रही है, कोई ताल्लुक नहीं है। इसमें देरी क्यों हो रही थी जमानत में? ये सवाल आवाम परेशान है। एक तो बहुत बड़ा भपका दिया गया, घबराहट पैदा की मुसलमान। 4000 दाखिले, 4000 लोग रोहिंग्या, 4000 लोग जेल में जाए। अब तक एक भी नहीं मिला, आज तक नहीं मिला और मुझे उम्मीद है आइंदा भी नहीं मिले। आपने 12 नवंबर की केस लड़ी जी, क्या ये हालात और आज के हालात फर्क नजर आता है? सर मुझे तो 12 नवंबर से ज्यादा खराब दिखते हैं। नायब तहसीलदार को अब मुलजिम बनाया, मुलजिम महाजन जो है उन्होंने नायब तहसीलदार को पे फोन से पैसा दिया। रिश्वत जो दी गई वो पे फोन से दी गई। अब देखिए एमएलए साहब की नुमाइंदगी तो मैं खुद भी थोड़ा नाराज हूँ। दबाव डाल सकते थे गवर्नमेंट को कि भाई इल्जाम तराशी SIT आप चालू रखो, ये गुने मत नोंदो। यानी सर किसी और का काम था, कोई और कर रहा है। कौम का मामला आया। मेरी अपनी नाकिस राय है कि कौम के मामले में हम सबको मुत्तहिद होना चाहिए। हम लोगों को ऐसा है कि हम पहले मुसलमान नहीं है, हम पहले कांग्रेसी है, हम पहले समाजवादी है, हम पहले जनता दल के, हम सैयद है, हम पठान है, हम अंसारी है, हम दक्नी है। हम लोग फिरकों में बटे हुए, नुमाइंदगी हो ही नहीं रही। अभी हम लोग गए थे खालिस कौम के काम के लिए अजीत पवार साहब के पास गए थे, जिन्होंने वक्त दिया। हमारी वहाँ डिमांड SIT के ताल्लुक से नहीं, हमने कहा SIT करवाई, हमारा दाम धुल जाएगा। सर आप तक दुनिया बड़ा ट्रोल हो रहा था कि किरीट सोमैया मालेगांव आना भूल जाएंगे। किरीट सोमैया मैं आज भी अपने अल्फाज पे कायम हूँ भाई। हम लोग 1947 के बाद बाय चॉइस भारत में रह रहे। हुकूमत ने हमारे ऊपर कोई रहम करम नहीं किया है, हम हमारी मर्जी से रह रहे हैं। हम चाहते तो पाकिस्तान जा सकते। अब आप देखिए ना, इतना बड़ा राम मंदिर बना है फैजाबाद में और वहाँ से बीजेपी चुन के नहीं आई, जबकि उनका एजेंडा था। सबसे बड़ा मुद्दा था उनका। हमारे बिरादर वतन ने नहीं माना उसको। क्या वतन की आजादी में हमने हिस्सा लिया है, मुसलमानों ने बड़ा हिस्सा लिया है और इसके लिए हमें लड़ना पड़ेगा। आवाम को एक साथ होना पड़ेगा और सियासी चपकली से बाहर आना पड़ेगा। आज एकता की जरूरत। देखिए सच सच्चाई के साथ। आदाब, नमस्कार, आपका स्वागत है जनता जवाब न्यूज में। मैं हूं आपके साथ जुनैद आलम। आज हमारे साथ माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी के लीगल एडवाइजर और मालेगांव शहर की मशहूर और मारूफ शख्सियत, बहुत सीनियर वकील हमारे साथ एडवोकेट अजीम खान साहब है। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। हम ये जानना चाह रहे हैं सर, मालेगांव शहर में अफरा तफरी का माहौल है, आप देख रहे हैं। आप माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी के लीगल सेल के एडवाइज़र है और आप खुद इस मामले को लेकर चल रहे हैं, सीनियर एडवोकेट है। किस नज़र से आप इस मामले को देख रहे हैं सर? देखिए साहब, हमारी शोमी किस्मती है, भारत एक जमहूरी देश है, लेकिन जो हिसाब से बीजेपी की गवर्नमेंट आई और पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ, तो पार्लियामेंट के इलेक्शन ने सब ने एक साथ तमाम पार्टियां मुत्तहिद हुई और मुत्तहिद होके डॉक्टर शोभा बच्चाओं को MP सीट से हमने जीत दिलवाई। मालेगांव की तारीख में ये पहली बार ऐसा हुआ कि तमाम मकतब के लोग, तमाम सियासी पार्टियों के लीडर और अवामो नास ने सेकुलर पार्टी को वोट देना। इस वक्त सिर्फ 2 अहम लोग थे, बीजेपी से डॉक्टर भामरे थे और कांग्रेस ने शोभा बच्चाओं को खड़े किए थे। बाकी भी कुछ मुस्लिम लोग खड़े हुए थे या खड़े किए गए थे ताकि वोट काट सके। लेकिन मालेगांव की अवाम ने, तारीख में पहली बार ऐसा हुआ कि मुत्तफिक हुई, अपने खर्चे से बुजुर्ग औरतें, माएँ बहनें रिक्शे में गए और इन्होंने थम्पिंग मेजॉरिटी से शोभा बच्चा वो जीत के दिए। जहाँ तक मेरी मालूमात है 2 लाख मुस्लिम वोटर्स थे मालेगांव सेंट्रल में और 2 लाख में से 1,98,000 वोट शोभा बच्चा को दी। और देखिए मालेगांव धुलिया पार्लियामेंट हल्का जो है, तो मालेगांव के अलावा उसमें सटाना और धुलिया के मुख्तलिफ देहात शहर
वो मौजूद है। सब जगह डॉक्टर सुभाष भामरे को काफ़ी लीड आई जी। लेकिन मालेगांव के जो ये मुस्लिम आबादी का जो पेटियां थी समझी, बिल्कुल उसमें मुकम्मल 1,98,000 वोट शोभा बच्चों को मिले और सिर्फ उन्हें 2,500 या 3,000 वोट मिले। बिल्कुल। अब जब ये फैसला देखा गया हर जगह के पूरे भारत के, तो बीजेपी ने तज्जिया किया कि इस बार इतना कम वोट क्यों आए, क्योंकि पहली बार उनका था मेजोरिटी आएंगे, दूसरी बार मेजोरिटी आई, तीसरी बार 400 के दावे कर रहे थे। और ख़ासतौर पे यहाँ पे जितने बड़े बड़े लीडरान हैं उन्होंने तशरीह मुहिम में फैसला लिया, खुद मोदी साहब आए, अमित शाह आए और भी लोग आए, बड़े बड़े नंबर लोग, इसके बाद भी असर नहीं पड़ा और डिफीट हुई। और उनके मुकाबले में शोभा बच्चों जो है वो एक तो नासिक में रहते हैं, मालेगांव से उनका ताल्लुक कम था, आना जाना नहीं, या फाल लीडर नहीं थे मालेगांव के हद तक, इसके बावजूद थम्पिंग मेजोरिटी चुन के आना ये उन्हें बहुत बड़ा सदमे की बात हुई। और इसलिए उन्होंने इसकी तहकीक की। तहकीक करने के बाद में जैसे एमएलए के भी इलेक्शन आया, उस दौरान में उन्हें दिखा कि कुछ वोटर्स बढ़ गए और एक तरह का एक मजहबी एजेंडा या उनका बीजेपी का एजेंडा शुरू हुआ, मुसलमानों को तकलीफ देना चाहिए। बिहार में क्या पोजीशन है, यूपी में क्या पोजीशन है, मध्य प्रदेश में क्या है, मॉब लिंचिंग बोलो, मसाजिद को लाउड स्पीकर हटाने की तकलीफ, या मसाजिद जो अब वक्फ नहीं है तोड़ रहे हैं, शहीद कर रहे हैं, ये जो उन्होंने एक एजेंडा अपना शुरू किया, उस एजेंडे के तहत चूँकि मालेगांव से वो चुन की आई, तो मालेगांव के मुसलमानों को सबक सिखाना ये उनका एक एजेंडा था। ये उसी की कड़ी है और ये उसी की कड़ी है। उसकी वजह मैं बताता हूँ, जहाँ जहाँ मालेगांव है, सिल्लोड़ है, औरंगाबाद है, एवतमैल है, वर्धा, नागपुर, जहाँ मुस्लिम आबादी ज़्यादा है वहीं पर ये मुहिम शुरू हो गई है। सर, आपकी बात को रोकते हुए आपके जवाब से मेरा सवाल था आगे कि आपने जो जिन शहरों के नाम बताए, सिल्लोड़, वर्धा, नागपुर वगैरह, जहाँ पर मुस्लिम आबादी है, किरीट सुमैया ने भी ये सब नामों का वहाँ पर जिक्र किया, लेकिन ज्यादा नजर मालेगांव पर क्यों? तो उसकी वजह ये है, मालेगांव ज्यादा, एक तो पहले से मालेगांव मुस्लिम शहर है, मसाजिद का शहर है, और शोमी किस्मत की यहाँ पे 2 बार एमआईएम के मुफ्ती साहब आए। एक तो मुफ्ती है, आलिम दीन है, और एमआईएम के है, यहाँ दूसरा नहीं आ सका कैंडिडेट होंगे। सर, आपकी बातों से ये और निकाला जा सकता है कि एमएलए साहब और एमपी ये दोनों के वापस चुन के आ जाने के बाद से ये मेरी अपने नाखिस राय में तो ये, वरना दूसरा कोई वजह नहीं है ना भाई आपकी। बिल्कुल, ये यहाँ पर कुछ नजर नहीं आता, कुछ नजर आता। मालेगांव से बीजेपी के शिवसेना का आदमी आना नामुमकिन है, मुस्लिम ज्यादा है, अक्सरियत मुसलमानों की, और चूंकि हम लोग शिवसेना या बीजेपी की जो उनकी जो सोच है और मुसलमानों की सोच है वो एकदम जमीन आसमान का फर्क है। तो कोई अगर ना मुस्लिम खड़े भी हुआ तो जिंदगी में कभी आ नहीं सकता। उसी तरह हमारा आदमी अगर समझो आउटर से खड़े होगा कभी नहीं आ सकता, तो नहीं आ सकता, ना मुमकिन है, क्योंकि वोटों की जो कसरत है मेजोरिटी है, तो उसकी वजह से सिर्फ मालिकों को टारगेट करना है इसलिए सर। और इसके अलावा आप देखिए जो 2-4 वाक़यात हुए, सलमान खान पे फायरिंग हुई, वो बॉलीवुड का बड़ा आदमी है, एक दहशत मुसलमानों पैदा करना बोल के। इसके बाद में आपके जो दूसरे जो लीडर थे सिद्दीकी, बाबा सिद्दीकी, वो पुलिस के बंदोबस्त दिया। इसके बाद में एक आम आदमी आता मार के जाता, और उसके बाद में वो बोलते हैं जेल में बैठ के वो जो लॉरेंस बिश्नोई, हाँ बिश्नोई, ये वो कहता है कि मैंने किया, या उसका नाम लिया जाता है कि उसने किया बोल के। तो हमारी हुकूमत की इतनी कमजोर है जो जेल में बैठ के वो अपना रैकेट चलाता है और आप कुछ नहीं कर रहे, और वो टारगेट किसको कर रहे हैं? वो मुसलमानों को कर रहे हैं। यूपी में आप देखिए जो मुख्तार अंसारी का कत्ल किया गया, अंडर ट्रायल थे, वो बोले भी थे, पुलिस की आवाम के सामने उसे गोली मार दिया जाता। आजम खान साहब को देखिए आप कि भैंस चुराए उन्होंने, करोड़पति आदमी, उसको क्या भैंसा बांटते हैं वो लोगों को, इल्जामत क्या लगाए? बिजली चोरी की। उनकी जो यूनिवर्सिटी उसके ऊपर इल्जामत लगाए कि भाई इन्होंने जमीन पे कब्जा किया है, मुसलमानों का अरसा है, मुसलमानों करने की, तंग करने के लिए, ये पूरा करने के लिए आप यानी तमाम नजरियात देखेंगे पूरे सबके जो जुल्म किया जा रहा है। वक्फ एक्ट में तरमीम के शुरू की है, क्या जरूरत है वक्फ में तरमीम? क्योंकि मुसलमानों के पास वक्फ की बहुत ज्यादा प्रॉपर्टीज, और उस प्रॉपर्टीज को छीनना चाहते, हथियाना चाहते। अभी देखिए वक्फ एक्ट में 2 बार तरमीम की गई, 95 में तरमीम की गई, इससे पहले की गई। अब उसमें एक ट्रिब्यूनल फॉर्म होता है, ट्रिब्यूनल में 3 आदमी रहते हैं। उस एक्ट में दिया गया है कि चूंकि ये मुसलमानों के लिए बना गया वक्फ प्रॉपर्टी, तो उसके इल्म होना चाहिए, इसलिए मुस्लिम ऑफिसर को जुडिशल
ट्रिब्यूनल का ऑफिसर बनाया जाता है और साथ में 2 आदमी रहते हैं, एक लॉ ग्रेजुएट और एक मजमूई तौर पे जो सियासी या ऐसा सिफाकती आदमी जिसको इल्म है मुसलमान। फिलहाल तीनों में ऐसा कि सिर्फ मुस्लिम ही नुमाइंदगी कर सकते हैं। शुरू में जब वक्फ एक्ट आया तो एक आध बार हिंदू जायजा, बाद में फिर मुसलमानों किया गया। बिल्कुल एक्ट में तमाम फायदे मुसलमानों के लिए। अब वो जो तरमीम बिल चल रहा है उसमें ऐसी शक पैदा कर रहे हैं कि भाई पहले से कोई भी कर सकता तो कोई भी नहीं, अब हिंदू भी कर सकता है। हिंदू का वक्फ एक्ट से क्या ताल्लुक? कोई ताल्लुक नहीं। उनके जो है दूसरे गुरुद्वारे में मुसलमान नहीं रहते, हिंदू महासभा में मुसलमान नहीं रहते। जब तुमको नुमाइंदगी नहीं दी जाती तो वक्फ एक्ट में क्यों नुमाइंदगी दी जा रही है आपको? इसके बाद में कि वो पावर्स कलेक्टर को दिए जाएंगे। कलेक्टर कौन होता है? वो गवर्नमेंट के मातहत में रहता है। जो भी सियासी पार्टी रहेंगे उसके मातहत में रहेंगे। कलेक्टर जैसा वो जैसा बोलेंगे ये सर बोलते ही उनके यस मैन रहते, जी सर आप जैसा बोले ऐसा करो वैसा करो। तो जो आजादाना और शफाफियत जो है वक्फ एक्ट पे ट्रिब्यूनल में, उसको अपने हक में ले लेना, वो खत्म करना चाहिए और इनकी प्रॉपर्टी पे जब्त करना चाहिए। सर मामला जन्म दाखिले का चल रहा है। जन्म दाखिले का एक्ट 1975-76 के वक्त जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने 63 से पहले से 63 के पहले से वो है, तो आज जन्म दाखिले बनाना गलत क्या है? नहीं साहब, इसमें क्या हुआ, जन्म दाखिला बनाने भी आप ही देखिए एक व्हाट्सएप पे आ रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने ये इन्होंने निकाल लिया भी कि 27 अप्रैल तक जन्म नोंद कर लेना, इसके बाद से नोंद नहीं की जाएंगी। जब आम आदमी पढ़ता है, पढ़े लिखे लोग तो डरता है कि अपने जन्म की नोंद नहीं। और ये जो जन्म के दाखिले ये देखिए भाई, ये दाखिलों का कोई ताल्लुक नहीं था। आप शुरू से किरीट सोमैया की तकारीर का मुआयना कीजिए। एक तो किरीट सोमैया बीजेपी का आदमी है और उसको छोड़ा गया है जितने बड़े बड़े ऐसे स्कैंडल्स पैदा करने के लिए। जिस वक्त वो बीजेपी में थे तो देखिए उन्होंने अजित पवार के ऊपर और कांग्रेस के दूसरे लीडर है उनके ऊपर, सबके ऊपर, आपका नांदेड़ के जो चीफ मिनिस्टर चौहान थे जो अब बीजेपी जा चुके हैं, उनके खिलाफ जो बड़ी बिल्डिंग थी उसका मसला था, उस पर से चीफ मिनिस्टर से हटाई गई उनकी। तो ऐसे जितने भी सियासी लीडर थे, आदर्श घोटाला, जो भी सियासी लीडर थे जो बीजेपी के नहीं है, समझ लीजिए मुखालिफ पार्टी के, तो उनके खिलाफ उन्होंने बड़े बड़े स्कैंडल निकाले और आज तक उसका कुछ नहीं हुआ। जितने बड़े बड़े स्कैंडल निकले, ये लोग बीजेपी में गए तो उनकी वॉशिंग मशीन में एकदम साफ शफाफ हो गए, शरीफ हो गए। जैसे गंगा में डुबकी मार के आओ तो सब पाप धुल जाते। ये मुसलमान बोलता जाके माफी मफल हो गए, हम लोग मक्के मदीने जाके आ गए, अब चाल चलन बदल गए, तो वो एकदम साफ हो गए। सर ये जन्म दाखिला एक बहाना है, ये बहाना है। और उसकी वजह ये है कि किरीट सोमैया की आप तकरीर देखिए, यहाँ उन्होंने क्या लेके आए शुरू से, जो उनके आप वीडियो पे भी देखेंगे कि मालेगांव में बांग्लादेशी है, रोहिंग्या है, इन्होंने इलेक्शन में मदद दी है, लव जिहाद, लैंड जिहाद। अभी बीच में से पहले एक बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है या बैंक का अरबों का फ्रॉड हुआ है। कुछ 10-12 मादर वतन हिंदू अशखास जो है, जो गरीब है, जिनको लुभाया गया, धोखा दिया गया उनके साथ, और कुछ लोगों ने के स्कैम किया कि उनसे आधार कार्ड लिए, फोटोग्राफ लिए और बैंक में खाते खोले और उस खाते में करोड़ों रुपये आया और 2-4-5 मिनट के अंदर वो पैसा निकल गया। उसकी तहकीक में पहले इन्होंने क्या शुरू की यहाँ की कि ये जिहाद है, और जिहाद है, पैसा मिला बोल के वो आए यहाँ पे ऑफिस रजिस्टर किए, सब लोगों को दिए। उसमें शायद 2 मुस्लिम भी है जो आज तक बाकायदे जेल है, जिन्हें हिरासत में लिया गया, तफ्तीश चालू है। उसका कोई सबूत नहीं मिला कि ये पैसा उन्होंने मुफ्ती साहब को दी। ज़ाहिर है एमएलए में खड़े कौन हुए? मुस्लिम खड़े हुए। अगर उनको मदद दी गई, पैसा दिया गया, या दूसरे किसी लीडर को पैसा दिया गया, 2 ही आदमी थे, एक तो मुफ्ती थे एमआईएम से और शेख आसिफ खुद की अपनी पार्टी से खड़े हुए, दोनों को पैसा दिया गया। इसका क्या सबूत है उनके पास? जब उस वक्त ये आ रहा था कि करोड़ों जो बैंक का पैसा है वो इधर वोट जिहाद में इस्तेमाल हुआ, कहा गया? फिर उसकी क्या रिपोर्ट? कुछ नहीं। उनके ऊपर केस हुआ, वो आए गए और मालूमात हम लोग भी यहाँ रहे थे, ऐसी मिली कि उनका जो भी लेन देन था बैंक वालों ने कर लिया, जिन्होंने कर लिया माम साफ हो गया। आज तक आपको उसके नाम सुनाई नहीं देता, वो चैप्टर क्लोज हो गए। वोट जिहाद जो लिए थे, जाहिर है यहाँ कौन? मुफ्ती साहब आए थे चुन के, तो मतलब वो पैसा मुफ्ती साहब को मिला या बाहर से पैसा आया, उनका ये कहना है। अब वो पैसा कहाँ से आया हमको तफ्तीश करना, अकाब देश से आया या बाहर से पैसा आया और यूटिलाइज होगा, ऐसा कुछ नहीं। वो चैप्टर क्लोज हो गया। अब वो क्लोज हो गया तो यहाँ बांग्लादेशी है, रोहिंग्या है। आपने कभी देखा कोई बांग्लादेशी मालेगांव में? साहब अभी तक तो नहीं देखा, लेकिन 7-8 साल पहले शायद 2 बांग्लादेशी थे जिनको पुलिस ने अपने अफादियत से पकड़ी थी, उनके ऊपर मुकदमा चला
और उनको कोर्ट ने डिपोर्ट पीरियड सुमैया आए किया। थे। काफी नहीं, बहुत पहले की बात बता रहा हूँ। अच्छा, आज कुछ भी नहीं, मगर ये कि एक हवा बनाया गया है, यहाँ बांग्लादेशी है, इनके वोट बढ़े और ये वोट से ये एमएलए चुन के आए, ये एमपी ये वोट से चुन के आई। अच्छा, तो बांग्लादेशी का अगर ऐसा देखिए, उन्होंने यहाँ आके तकरीर की है, पूरी तकरीर में उन्होंने ये बोले कि मालेगांव में बांग्लादेशी है, मालेगांव में रोहिंग्या है, मालेगांव में वोट जहाद हुआ और ये लोग चुन के आए। इसकी तफ्तीश होना चाहिए। सरकार को भी कंप्लेन किए, यहाँ रेवेन्यू डिपार्टमेंट को किए, एफडी को किए, कारपोरेशन को किए, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में ये उन्होंने अपने कुछ वकील लगाए और यहाँ का पूरा रिकॉर्ड किए, और उसके बाद में तमाम तकरीर में कि हमने तकरार की रोहिंग्या है, रोहिंग्या है, रोहिंग्या है। अभी उनका आप टोन देखिए, अब बदल जा रहा है दूसरे गांव के शहर के ताल्लुक से। अब वो बोल रहे कि वोट बढ़ाए गए, अब रोहिंग्या बांग्लादेशी नहीं बोल रहे। ब्रैकेट में आ गए। लेकिन मालेगांव को बदनाम कर लिए, मालेगांव में रोहिंग्या है, मालेगांव में बांग्लादेशी है और इन्होंने वोट दिए बोगस, ये ऐसा लिए। इसके बाद में ये जो जन्म का मामला हुआ, एसआईटी की कंप्लेंट की को गवर्नमेंट ने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बिठाई, जिसके बारे में हमने एक तरफा कोई इख्तलाफ नहीं किया कि भाई ये जो दाग लगा है मुसलमानों पे कि बांग्लादेशी रोहिंगी है। और आप ये बात समझ लीजिए, शोमी किस्मत कि बांग्लादेश के जो सदर है माजुल, उनको मोदी हुकूमत ने पनाह कह दी मालेगांव। आज हमारे भारत में आज हमारे मेहमान है वो, उनका पूरा अखराजात सरकार उठा रही है। गवर्नमेंट तो है। अदानी को टेंडर दिया गया बांग्लादेश का इलेक्ट्रिक, जो हम यहाँ जो समझो 1 यूनिट का 50 रुपये में लेते हैं, तो 75 रुपये में वहां बेचा जा रहा है। फायदा उठा रहे बांग्लादेश से। वो बांग्लादेशी सदर को आपके पास रख रहे, उनकी खिदमत करे, मेहमान कर रहे, और एक तरफ मुसलमानों को बदनाम कर रहे। ये कौन सी पॉलिसी है? अच्छा सर, एक सवाल और, आप काफी सीनियर वकील हैं, ऐसे केस आपके सामने पहले कभी आए हैं इस तरीके के? देखिए साहब, और क्या सजा इसमें, जमानत का क्या रूल है? 1942 साल की मेरी प्रैक्टिस होगी है। इस प्रैक्टिस में मैं 2 बार फॉरेनर एक्ट के केस चलाया। एक मालेगांव में बहुत पहले एक पाकिस्तानी आदमी आए थे, उन्होंने यहाँ एक अच्छी फैमिली की थी, शादी किए थे, आपस में निफाक था, किसी ने इत्तला दे दी, उनको अटक किया गया। फॉरेनर्स एक्ट एक एक्ट है और उसमें पासपोर्ट एंट्री एक्ट था कि उसमें आपकी एंट्री नहीं है। फॉरेनर्स एक्ट में से जब भी आप जाते हैं तो एंट्री देना पड़ती, किस शहर में जा रहे, क्या किस शहर में जा रहे, क्या जा रहे वो। तो उस शख्स को पकड़ा गया था, उनका नाम शायद अबू बकर या कुछ, तो मैं भूल गया हूँ। तो 95 की बात है शायद, उस वक्त यहाँ अदालत में केस चली, निचली अदालत ने उन्हें 3 साल की सज़ा दी थी। हमने अपील की, अपील में कोर्ट ने फैसला बरकरार रखा, लेकिन सज़ा माफ़ किया कि एक टेक्निकल गुना है कि वो आए थे, पासपोर्ट था, एंट्री थी, लेकिन मालेगांव में आने की एंट्री नहीं थी। अच्छा। तो वो इसी है जैसे आदमी एक 1 वे का बोर्ड लिखा हुआ है। अच्छा। और 1 वे में चले जाता है। हाँ, ये इस तरीके का है केस है। या लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस है लेकिन एक्सपायर्ड हो गया, टेक्निकल ऑफेंस। टेक्निकल। तो अदालत ने उनकी नीचे की सजा मॉडिफाई की थी और 72 घंटे में मालेगांव की पुलिस ने उनको पाकिस्तान के हाथ पे छोड़ देना, ऐसा हुआ। वैसे एक मामला इगतपुरी का हुआ था, इगतपुरी की अदालत ने भी 3 साल की सजा दी थी, नासिक में चला और नासिक में कोर्ट ने उनको माफ कर दी सजा। 5,000 रुपये फाइन के बदले 10,000 रुपये फाइन दिया और वहाँ भेजे, क्योंकि वहाँ पे भी ऐसा था, नासिक लिखा हुआ था। इनका ऐसा कहना था कि भाई नासिक बोले तो पूरा डिस्ट्रिक्ट, इसलिए मैं इगतपुरी में रिश्तेदार मिलने गया। तो एंट्री रहती है जो मुकाम की दिया आपने 1, 2, 3 वहीं जाना चाहिए। तो ये टेक्निकल ऑफेंस है, समझो ऐसा सर। लेकिन कहीं पर भी ऐसे बांग्लादेशी बाहर से आके यहाँ रह रहे हैं, ऐसा नहीं मिला। अभी हाल में एक खबर आई कि पिछले 15 दिन में कोई 8 आदमी को पकड़ा गया नासिक का। वो भी ऐसा कि मजदूर है, जाहिर है मजदूर बाहर के आते हैं, तो पुलिस ने उसमें उनके साथ काम करी, जो मोडस ऑपरेंडी की, उन लोगों की बातचीत देखी और जब दोस्ती पैदा करने में पता चला बांग्लादेश है, तो वो भी उनको केस ने उनको पकड़े और रिपोर्ट कर दी, चले तो वहाँ छोड़ दिया। जो मेरी मालूमात मिली। एसआईटी के जरिए पहले नोटिस, फिर तफ्तीश, फिर एफआईआर, जी ये किन लोगों पर हो रहा है? सर इसमें क्या हुआ, देखिए ये 6 महीने में जिन लोगों ने अपना जन्म दाखिला बनाया, जी अब जन्म दाखिला बनाने में कुछ गलतियां हो सकती हैं, जी। लेकिन वो गलतियां जुर्म के जमरे में नहीं आती। अच्छा। मिसाल के तौर पे आपने आपके बच्चे का दाखिला किए, आपके बच्चे के पास लिविंग सर्टिफिकेट है, आपका बच्चा पढ़ रहा है, उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, एलसी पे नोंद है जन्मदिन की,
पुराने ज़माने में ऐसा होता था, जाके टीचर लिखा देता तो कोई भी तारीख तो स्कूल पे एडमिशन हो जाता था। जन्म दाखिले बहुत सौ के नहीं करे। अभी भी जो हुए कई लोगों के जन्म दाखिले नहीं हुए। कुछ लोगों ने फ़ोन अपडेट नहीं हो रहा, उसके लिए जन्म दाखिला ज़रूरी है, जिनको उम्र 50, 60, 65 है तो भी बनाए। तो ऐसे लोगों ने जो कागजात दिए। सर ये एक मैं आपको यहाँ पर बीच में रोक कर पूछना चाह रहा हूँ कि ये केस जो हो रही है, ये जन्म दाखिले की गलतियां करने की वजह से या जन्म दाखिला बनाने की वजह से केस हो रही है जी, रोहिंग्या बांग्लादेशी बोल के नहीं हो रही है, कोई ताल्लुक नहीं है। इसमें देरी क्यों हो रही फिर जमानत में? ये सवाल आवाम परेशान है। देरी इसलिए हो रही है, देखिए कि एक तो बहुत बड़ा भपका दिया गया, घबराहट पैदा की मुसलमानों में। बिल्कुल 4000 दाखिले, 4000 लोग रोहिंग्या, 4000 लोग जेल में जाएंगे। अब तक एक भी नहीं मिला, आज तक नहीं मिला, और मुझे उम्मीद है आइंदा भी नहीं मिलेगा। हम लोग भी इसलिए चाह रहे कि जो मालेगांव के ऊपर दाग लगाया गया कि यहाँ बांग्लादेशी रोहिंग्या है, तुम्हारी तफ्तीश में जैसे आईजी लेवल है, एसपी लेवल है, कलेक्टर है, बड़े बड़े लोग कर रहे हैं, ये तफ्तीश है और ये तफ्तीश दस्तावेज दे देगी। पुलिस पंचनामे हो रहे, कागजात जमा हो रहा, बिल्कुल जवाब हो रहा, तो ये एक उम्र भर के लिए एक दाग मिट जाएगा। ये उसका तरीका है। जी सर, जिन लोगों ने बांग्लादेशी या रोहिंग्या होने का शक जाहिर किया, इसमें कई शहर में, मगर सिर्फ मालेगांव का, वो आपने जैसे बताया कि मालेगांव पर वो नजर है। आपने कहा था एक उसमें आपके एक बयान में कि एक केस में 2 FIR गैर कानूनी है। जी हाँ, वो कोर्ट का जैसे बताता हूँ क्या हुआ। देखिए इसमें कि पहले कुछ दाखिले जी उसमें इरेगुलरिटीज दिखी उनको, जैसा भाई शोहर का नाम लिखा हुआ है, कागज के ऊपर बाप का नाम लिखा हुआ है, राशन कार्ड में नोन नहीं है बराबर, या ऐसे जो उन्होंने कमियां बताए। उसके साथ गुना क्यों नोंद हुआ, उनका ऐसा कहना था कि भाई एक लड़की है या एक जो जिसने जन्म दाखिला बना हमारे पास आया, उसको कागज बताया, तो बोले मैं तो पढ़ी लिखी नहीं, दस्तखत मेरी नहीं है। तो इन्होंने केस बनाया कि झूठे दस्तखत बनाए गए और इस पर ये वकील ने दस्तखत किया बोल के 1-2 वकीलों को भी इन्होंने इन्वॉल्व की। अब उसमें से होगा जो एजेंट ने बनाया तो उसको बुलाया, इनको बुलाया, बताए वो भाई ये देखो ये कागजात तुम्हारे, उन्होंने बोला हाँ हमारे कागजात है, ये दाखिला तुम्हारा है, ये यहाँ बराबर ये अर्जी। अब वो जिन लोगों ने दी अर्जी तो बोले नहीं हमारी दस्तखत नहीं। तो बस तुम्हारी दस्तखत नहीं मतलब ये कागज झूठा बनाया है, झूठा कागज 420 ऐसा लगा ये। और तो झूठे कागजात कब बोलेंगे, ऐसा नहीं है कि राशन कार्ड बोगस बनाए, डबल हो गया है, डबल हो गए, नाम का मैया गलत किए, झूठे कागजात बोले जैसा प्रिंट किया आपने बोगा, ऐसा नहीं है। कुछ कमियां हैं जो दुरुस्ती भी हो सकती और इस एक्ट में है दिया हुआ जो स्पेशल एक्ट है ना, बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1963, उसके बाद में अमेंडमेंट होते गए, महाराष्ट्र में भी उसके रूल्स बने। और उसकी शख्स ऐसे कि अगर किसी शख्स ने पहले देखिए ये अदालत को पावर्स थे, अदालत बारीक बिनी से मुताला करती है और अदालत में इन पर्सन दाखिल नहीं होता, आमतौर पर जिनको नॉलेज है वकील लगाते हैं, तो ये गलतियां नहीं होती। रेवेन्यू अथॉरिटी को गया तो रेवेन्यू अथॉरिटी क्या उनके पास काम ज्यादा रहता, कुछ देखते नहीं है। और एक इल्जाम ये भी है कि वो पैसा लेके काम करते हैं उमूमन, जो आमतौर पे उनकी नाम ये रेवेन्यू कोड। तो वहां पे ऐसा हुआ कि कुछ दे दिए ले लिए, कुछ एजेंट्स काम करते ऐसा करते, उन्होंने कहा साथ बारीकी से देखे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि वो जजमेंट जो है वो तहसीलदार ने नहीं दिया, तहसीलदार मानता लेकिन कागजात काम है। अब ये केस क्यों बनाए, तहसीलदार के सामने जब एक प्रोसीडिंग दाखिल की जाती है तो कारपोरेशन से एक लेटर मंगाया जाता है कि भाई ये आदमी की जन्म दाखिले की नोंद है कि नहीं, वो एक जवाब लेके देते कि हमारी नोंद नहीं, वो जो ऑफिसर उसका सही सिक्का रहता। यहाँ पर उस ऑफिसर ने ऐसा बयान दिया है पुलिस के मुताबिक कि भाई ये जो नो ऑब्जेक्शन का जो दाखिला है ये हमारा कारपोरेशन का नहीं है और हमने इस पर दस्तखत नहीं की। तो वहां से पैदा हुआ कि मतलब ये कागज बोगस बनाया गया, इसलिए वो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। क्योंकि डराना था, घबराना था, तो 468 400 हुआ है। तो जो सख्त दफात है जो लागू नहीं होती, वरना मैं जो आपको बता रहा था बर्थ एंड डेथ एक्ट में ऐसा एक प्रोविजन है सेक्शन 15 में, उसमें कि अगर आपने गलत बयानी से काम लिया, धोखा देके बर्थ सर्टिफिकेट लिया, झूठे कागजात देके लिया या किसी और वजह से धोखा देके लिया, तो बर्थ सर्टिफिकेट रद्द करने के पावर है उनको। अच्छा। और फौजदारी मुकदमा करने के जिसमें 3 साल की सजा है। अब इनका कहना क्या है कि भाई ये बर्थ दाखिला लिए, जन्म दाखिले में गलतियां हैं, बोगस है, बोगस है, तो वो स्पेशल एक्ट है। स्पेशल एक्ट में जो दफात दी हुई है जिसमें 3 साल की सजा है वो लगाना चाहिए आपको, तो वो नहीं लगा रहे। यहाँ चीटिंग, बोगस कागज बनाए, कोर्ट को धोखा दिए और वैसा भी बनाया। तो जो तहसीलदार ने तकरार की है
तो दूसरी दफात है 191, 92, 93 जो पुरानी दफात है, नए दफात नया नंबर पड़ा है दफात से में, उसके तहत मुकदमा करना चाहिए, लेकिन वो नहीं किए। मुकदमा ऐसे किए जिसमें 10 साल की सजा है, 7 साल की ज़्यादा सजा है, जिसमें नॉन बेलेबल ऑफेंस है। अदालत देंगी या बेल नहीं देनी वो डिस्क्रिप्शन होता है, अदालत की मर्जी रहती है, तमाम कागज देखते। लेट इसलिए हो रहा है कि इनका कहना है 4000 दाखिले हैं, SIT की तफ्तीश चालू है, हमारी तफ्तीश चालू है, अभी तो ये इनिशियल स्टेज है, शुरू की स्टेज है। देखिए हमारे ये केस में 8 आदमी मिले, जिसमें 2 आदमी मिले, 2 वकील मिले, है बड़ा हुआ बता के। एक तरीके की साजिश बोला जा सकता। मेरा अपना ये कहने का साजिश है। सर मैं थोड़ा सा आपको माजी में लेकर चलता हूँ। आपने 12 नवंबर की केस लड़ी जी, क्या ये हालात और आज के हालात कुछ फर्क नजर आता है? सर मुझे तो 12 नवंबर से ज़्यादा खराब दिखते हैं। उसकी वजह से ये 12 नवंबर के फसाद भी नहीं बोलेंगे उसको, वो एक तहरीक थी। मुस्लिम लोग गम और गुस्से का इजहार कर रहे थे हुजूर की शान में जो गुस्ताखी हुई थी। प्रोग्राम बहुत सिस्टमेटिक हुआ था, तमाम लोगों ने उसमें शिरकत की थी। कुछ शरर पसंद अनासर ने हल्का सा पथराव पुलिस पे किया और पुलिस ने 307 रजिस्टर किए, जबकि किसको कोई गहरे जख्म नहीं आए थे, कुछ नहीं थे। और उसमें 1 साल तक अदालत में मामला चला, जमानतें नहीं हुई। बदकिस्मती से हमको हाईकोर्ट तक जाना पड़ा कुछ लोगों के लिए। उसमें कसदन बड़े बड़े लीडरान के नाम दिए गए, हर पार्टी के लीडरान के नाम, सोशल वर्कर के नाम डाले गए, अच्छे लोगों के नाम, मजहबी रहनुमा के नाम डाले गए, और एक मुनज़्ज़म तरीके से वो FIR लिखी गई। और उसमें कुछ लोगों की हाईकोर्ट से इंटरिम एंटीसिपेटरी मिली, आज 1 साल हो गया, अभी तक वो फाइनल नहीं हुई। वो नोयत थोड़ी अलग थी, सिर्फ पुलिस को मारे 307। इस नोयत में ऐसा लेके आ रहे हैं कि भपका ऐसा बता कि बोगस कागज बना है, बोगस और जाली कागज बना है। तो ये बोगस और जाली कागज नहीं है, जो कागजात दाखिल किए गए हैं वो दुरुस्त है, तरीक़े अमल बराबर नहीं है। अब उसकी वजह है कि समझे एप्लीकेशन है, वकील ने वो बुला के दस्तखत नहीं लिया या दस्तखत फर्क है, तो एप्लीकेंट की आप जबानी ले सकते। जी वो बोलती है तो कोई धोखा दिए नहीं। कोई भी एप्लीकेंट ऐसा नहीं बोल रही कि हमने पैसे नहीं दिए, हमने कागजात नहीं दिए तो ये वकील ने बगैर बिला वजह के बना डाला, ऐसा नहीं बोल रहे। वो कह रहे हैं कि हमने कागजात दिए, हमारे कागजात दुरुस्त है। आप कोई पढ़े लिखे नहीं है, वकील ने शायद दस्तखत कर दिया तो बस उसको जाली दस्तावेज ऐसा उसको गुमराह करके बताया जा रहा है। जाली दस्तावेज कब बोलेंगे? समझे उन्होंने आधार कार्ड दिया, वो बोगस प्रिंट किया हुआ है। बिल्कुल। तो राशन कार्ड दिया, उसमें नाम नहीं, वो बोगस प्रिंट किया हुआ है। अब ये बता रहे कि राशन कार्ड में FDO ने बोले कि हमारे पास नोट नहीं है रजिस्टर में, आपने नोट नहीं की होंगी, ऐसा भी मुमकिन है ना, कोशिश की जा सकती है, उन्होंने नोट नहीं की होंगी, कुछ फर्क होगा। या राशन कार्ड में नाम कट हो गया, बच्चे की शादी हो गई तो शोहर के घर पे गए तो वहां राशन कार्ड रहता है इसलिए नाम कट है, तो बता रहे इसके तो नाम कट है। पहले दाखिले में नाम बाप का नाम था, शादी हो गई तो शोहर का नाम है, दोनों नाम में फर्क है। तो ऐसे जो छोटे छोटे गलतियां बोलेंगे आप, ये हुई है, इसको फायदा ये मान के चले, कागज पर जब बता रहे तो हुई होंगी ना, नहीं हुई होंगी, हुई होगी, लेकिन इसको बहुत ज्यादा, इसको हवा बता रहे कि कागजात बोगस है। ऐसा बोगस और जाली कागजात नहीं बोल सकते, तरीक़ेकार गलत रहा। ये जो एक एस्टेब्लिशमेंट तरीका दिया है, जैसे कारपोरेशन वाले नहीं ये बोले, अब ये भी झूठ बता रहे हैं भाई, जितने ऑर्डर हुए उस ऑर्डर पे दस्तखत हैं, और इसकी वजह से तहसीलदार को भी, नायब तहसीलदार को अब मुल्जिम बनाया गया। अब बनाया गया। जहाँ तक मेरी अपनी मालूमात है, एक मुल्जिम महाजन जो है वो अखबार में नोटिफिकेशन देते थे, कारपोरेशन में जाके लेके आते, तो उनका ऐसा बयान है कि उन्होंने नायब तहसीलदार को पे फोन से पैसा दिया। रिश्वत जो दी गई वो पे फोन से दी गई। अच्छा, फोन पे जो ऐप चलता और काफी बड़ी रकम है, लाखों में रकम बताए। उस आदमी को मारा पीटा गया, उसका फोन पुलिस ने जब्त कर ली। फोन में पूरे पे फोन के रिकॉर्ड रहते हैं, फिर बैंक से रिकॉर्ड निकाले। हमने अदालत के सामने बताया, उसकी बीवी ने हमें लाके दी मालूमात कि भाई ये तहसीलदार को आज तक मुलजिम क्यों नहीं किया गया, सिर्फ मुसलमानों के ऊपर इल्जाम तराशी की जा रही। तो 2 रोज पहले उस रिमांड में आपने जो पिछला अभी बयान में आपने जिक्र किया कि रिश्वत लेकर भी काम हो रहे हैं, तो ये अभी साबित हो, वरना पुलिस करते नहीं थे ना, क्योंकि पुलिस ने हमारे बोलने पे किया, ऐसा नहीं है, हमसे इतनी मोहब्बत है उनको, ऐसा भी नहीं है। एज अ नुमाइंदगी वो जो MLA साहब और जो MP साहब वो इस मामले से दूर है, ऐसा मुझे दिखता है, नुमाइंदगी उनकी नहीं हो रही। सर, माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी, देखिए MLA साहब की नुमाइंदगी तो मैं खुद भी थोड़ा नाराज हूँ,
जी। एक बात बता दूं, मेरे उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात है, हम लोग पड़ोसी भी रहे, लेकिन एक आदमी इख्तिदार में रहना जी। और जो आदमी इख्तिदार के बाहर है, ये दो चीज़ों में बहुत फ़र्क है। इस मामले में वो ओवैसी साहब को इस्तेमाल कर सकते थे जी। समाजवादी पार्टी के जो दूसरे एमएलए उनको इस्तेमाल कर सकते थे, यकजा हो सकते थे और दबाव डाल सकते थे गवर्नमेंट के ऊपर कि भाई इल्ज़ाम तराशी, SIT आप चालू रखो, ये गुने मत नोंदो। यानी सर किसी और का काम था, कोई और कर रहा है। अच्छा सर, आप लोग माइनॉरिटी डिफेंस, अब उसमें भी मैं एक बार और बता दूं, ये जो सियासी चपकली से, बदकिस्मती से, जी मेरा अपना मानना ऐसा है कि आदमी स्पोर्टी होना चाहिए। जी इलेक्शन में आप लड़े हार गए, बातें भूल जाना चाहिए। जी जी। वो वक्ती तौर पे रहता है, आदमी पूरी कोशिश करता है, और इलेक्शन में और जंग में सब जायज़ है। जायज़, जैसा बोला जाता है कि मोहब्बत में और जंग में जायज़ ना जायज़ सब जायज़ है, तो इलेक्शन में वैसी, इलेक्शन में सब धांधलियां करते हैं, इन्होंने भी की होंगे, उन्होंने भी की होंगे। आप, मैं एकदम दूध के जैसा धुआ ये बोल नहीं सकते, नहीं बोल सकते, सही है। उन पर भी इल्ज़ाम तराशी हुई, इन पर भी इल्ज़ाम तराशी हुई, सभी पर इल्ज़ाम तराशी होती। लेकिन जहाँ कौम का मामला आया है, मेरी अपनी नाक़िस राय ये है कि कौम के मामले में हम सबको मुत्तहिद होना चाहिए, अपने अपने इख्तलाफात अलग रहना चाहिए। अब मिसाल के तौर पे ये जो डिफेंस कमेटी बनी, इसमें मुस्तकिम समाजवादी की है, शांत समाजवादी की है, आसिफ साहब ये है, तो डिफेंस में दो पार्टी ने, इन्होंने सबको मदद किया, इनके साथ जनता दल है, इनके साथ और भी पार्टियां, माशाल्लाह सभी ने लब्बैक कहा, और ये फलाह व बहबूद के लिए, मालेगांव के अवाम के लिए तय किया गया। इस चीज़ को कारपोरेशन के इलेक्शन से आपको जोड़ना नहीं चाहिए। जी। जो 12 नवंबर में भी जो नाम डाले गए थे, ये आए थे, उस वक्त भी यही बात निकली थी कि कारपोरेशन आने वाले इलेक्शन उस नोयत से मखसूस नाम दिए गए। अच्छा, तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, मैं उसके सख्त मुखालिफ हूँ। अब आप एक देखिए, हम लोगों का ऐसा है कि हम पहले मुसलमान नहीं हैं, हम पहले कांग्रेसी है, हम पहले समाजवादी है, हम पहले जनता दल के हैं, हम सैयद है, हम पठान है, हम अंसारी है, हम दक्नी है, हम लोग फिरकों में बटे हुए। अच्छा, बिल्कुल। उन लोगों के देखिए आप, कोई भी इशू आता, मॉब लिंचिंग, VSP, BJP, सब बिरादरी एक हो जाती। हकीकत, हमको खुशी हो रही थी कि MP के इलेक्शन में सब बिरादरी और सब लोग एक साथ आए, लेकिन ये खुशी कुछ वक्फे के लिए थी। MLA के इलेक्शन आए, सब तितर बितर हो गए, अपनी अपनी दुकानें शुरू कर दी, नुमाइंदगी का कहीं ना कहीं नुमाइंदगी हो ही नहीं रही। अभी हम लोग गए थे खालिस कौम के काम के लिए, अजित पवार साहब के पास गए थे, जिन्होंने वक्त दिया। हमारी वहाँ डिमांड SIT के ताल्लुक से नहीं था, हमने कहा SIT करवाइए, हमारा दाग धुल जाएगा। लेकिन गवर्नमेंट ने एक स्टे ऑर्डर ऐसा दिया कि अब जो बच्चों की डिलीवरी हो रही है, जन्म नोंद हो रही, वो रोक दिया जाए। अभी ये फरवरी मार्च में देखिए, इंग्लिश मीडियम स्कूल में और तमाम स्कूलों में एडमिशन होते बंद हो गए, उसके लिए जरूरी बंद हो गए। तब ये बच्चों को राइट टू एजुकेशन में भी कंपलसरी है, लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए, उसका नुकसान नहीं हो रहा। नुकसान है। एक GR के तहत आप कानून के ऊपर दबाव डाल रहे हैं, कानून को खत्म कर दे रहे हैं, मुअत्तल कर दे रहे हैं। अब ये जो बच्चों को एडमिशन लेना, जिनको नहीं मिल पाएंगा, आप जानते हैं कि अच्छे स्कूलों में पहले से होड़ लगी रहती, एडमिशन नहीं होते। अब उनको तो बहाना है, आपका जन्म दाखिला बताइए, आप बोलेंगे जन्म दाखिला नहीं, स्टे रोका हुआ है, तो उनके जो एडमिशन है वो नहीं रोकेंगे जब तक वो फैसला नहीं होगा, अपने एडमिशन करके। तो ऐसे बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं, जिनके काबिल है, उनका नुकसान हो रहा है, इसके कौन जिम्मेदार है? तो ये स्टे आप वैकेट कीजिए, मॉडिफाई कीजिए, और उन्होंने वादा किया हमसे। अब वो होने के बाद में फिर इल्ज़ाम तराशी शुरू होगी कि ये तो सिर्फ छचंद है। ये चीज़ नहीं होना चाहिए। हाईकोर्ट जाने वाले सर आप लोग? हाईकोर्ट में हम लोग PIL दाखिल करने वाले हैं, जाके वैसे देख के आए, लेकिन कुछ कागजात अभी भी जो चाहिए PIL के लिए वो कम है, जो हमने अप्लाई किया है RTI के तहत। इंशाल्लाह अब ये 2-4 रोज में कागजात मिल जाएंगे, तो अंदर हफ्ते हम PIL दाखिल करने वाले हैं, और मालेगांव के अवाम के फलाह बहबूद के लिए। और असल में ये चूँकि स्टेट पूरी महाराष्ट्र का, सिर्फ मालेगांव के लिए नहीं है हुआ, जैसा GR तो सबको लागू रहता ना, बिल्कुल, तो सभी मुसलमानों को नुकसान नहीं होना, अक़लियत को नुकसान नहीं होना, उसके लिए हम लोग कोशिश करें। सर आपका एक जुमला बड़ा ट्रोल हो रहा था कि क्रेट सुमैया मालेगांव आना भूल जाएंगे। क्रेट सुमैया, मैं आज भी अपने अल्फाज पे कायम हूँ। कुछ बोलेंगे आप इस पर? जी मैं बताता हूँ साहब, मेरा बोलने का मतलब ये था कि क्रेट सुमैया आके जो नफरत की आंधी फैला रहे हैं,
जो हेट स्पीचेस दे रहे थे, सबसे पहले हम भारतीय हैं, बिल्कुल। उनका क्या नाम बांग्लादेशी रूट से ही है, रोहिंग्या है। भाई हम लोग 1947 के बाद बाय चॉइस भारत में रह रहे हैं, बिल्कुल। हुकूमत ने हमारे ऊपर कोई रहम व करम नहीं किया है, हम हमारी मर्जी से रह रहे हैं। हम चाहते तो पाकिस्तान जा सकते थे, हमने छोड़ दिया पाकिस्तान जाना, और आज हमको मादर वतन से मोहब्बत है, हम बड़े खुशहाल हैं। कुछ फसादात होते हैं, वाक़यात होती है, वाक़यात को बाजू रखी। मालेगांव में 2 बार बम ब्लास्ट हुआ, लेकिन आज भी कारोबार देखिए, हिंदू मुस्लिम का कारोबार, मारवाड़ी जैन वो पूरा काम करते हैं, मुसलमान पूरा आज भी यकजहती से काम करते हैं। हम लोगों में कहाँ एक दूसरे की नफरत है, इतनी चिट्ठी पे लाखों रुपए करोड़ों रुपए के हिसाब लिखा जाता। अल्फाज की कीमत है, लफ्ज की कीमत है। एक सेट चिट्ठी भेजता साहब 20 लाख का माल भेज दो, 20 लाख का माल आ जाता है, वो अपने हिसाब से पैसा देता है। कुछ केसेस होते लोग भाग जाते, नहीं देते, वो हर जगह होते रहते। तो आज भी जो हिंदू मुस्लिम में भाईचारा मालेगांव में है, इसमें का रोहिंग्या का बांग्लादेशी है, का हिंदू और का मुसलमान आया। तो ये नफरत की दीवार सिर्फ फायदा उठाने के लिए, इलेक्शन के लिए या इख्तियार हासिल करने के लिए, और ये नहीं होना चाहिए। हम लोगों को बाय बर्थ है। अब मालेगांव महाराष्ट्र में देखिए, कायदे में से 5 साल जो एक शहर में रहता है उसको डोमिसाइल मिलने का हक मिल जाता है, वो सिटीजन माना जाता है। जो आज जंग आजादी के बाद से यहाँ पैदा हुए, जिनके बाप दादा महाराष्ट्र में पैदा हुए, कोई मालेगांव में, जलगांव में, अब मैं वतन औरंगाबाद है, मैं औरंगाबाद में पैदा हुआ, मेरे वालिद प्रोफेसर थे, हम लोग 72 से आए, 72 से मैं मालेगांव में, तो मालेगांव मेरा वतन हो गया। बिल्कुल। मुल्क की याद आती तो जो भी शादी भी हम जाते रहते, तो क्या मैं फॉरेनर हो गया मालेगांव के? नहीं। तो आप जो ये बता रहे हैं कि हम बाहर के हैं, अरे भाई भारत को हमने कबूल किया है और ये हमारी कोई गलती नहीं। आज हम खुश हैं। आज पाकिस्तान की हालत देखिए, आज बांग्लादेश की हालत देखिए, माशाल्लाह भारत बहुत पुरसुकून है। कुछ जगह वाक़यात होते हैं। अब आप देखिए ना, इतना बड़ा राम मंदिर बना है फैजाबाद में, और वहां से बीजेपी चुन के नहीं आई, जबकि उनका एजेंडा था। सबसे बड़ा मुद्दा हो, सबसे बड़ा मुद्दा था उनका। हमारे बिरादर वतन ने नहीं माना उसको, मेरिट पे लोगों को दी। आपका था दिल्ली में 10-12 साल से, आप बहुत अच्छा, आपके नहीं दिए, उनको तब तक मेजोरिटी थी। तो ये तगजुरात, तब्दीलियां आती रहती हालत के हिसाब से, लेकिन ये मुसलमानों को बदनाम करना, ये गलत है, ये चीज गलत है। और कोफ्त ये होती है कि वतन की आजादी में हमने हिस्सा लिया है, मुसलमानों ने बड़ा हिस्सा लिया है, आरएसएस वालों ने नहीं लिया, वीएचपी वालों ने नहीं लिया, तिरंगे को आज भी नहीं मानते। और आप जो हमारा कानून है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का, जी, जो बेहतरीन बना गया, 2-3-4 साल तक उस पर कोशिश की गई, मुत्तफाका तरीके से बना गया, और उसमें सब चीजें जाहिर है वक्त के हाथ से आपको तगय्युर चाहिए। पहले मोबाइल नहीं था, जी, डिजिटल नहीं था, पेमेंट डिजिटल नहीं होता था। आज आए तो आप ऐसे तरमीम कीजिए, लेकिन आप पूरा बदल के हिंदू राष्ट्र बनाएंगे बता रहे, जाहिर है इसकी तो मुखालिफत करेंगे। आज उस कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कमी है जो मुद्दे बन रहे हैं? तो उसी तरह सिर्फ ये मुसलमानों को डराने के, धमकाने की ये जो एक तरफा कोशिश की जाए, उसके खिलाफ हम लोग जी। वरना भारत से हमें मोहब्बत है, हम इस मिट्टी के और यहीं दफन होने वाले हैं, और हमारा कोई ताल्लुक नहीं पाकिस्तान से, न बांग्लादेश। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने एक बड़ी तवील गुफ्तगू और डीप मालूमात के साथ हम लोगों को पूरी बातें बताई, और मैं समझता हूँ इस मामले में इतनी डिटेल अभी तक जो है वो किसी के पास नहीं थी, जिस तरीके से खान साहब ने बताया। मैं आपके माध्यम से और एक बात चाहूँगा, मालिकों में तमाम अय्याम को, तमाम अवामनास को, तमाम गयूर हजरात को, तमाम समाजी मिलतों को, कि ये मौका ऐसा है जहाँ मुस्लिम कौम पे आफत आई, सियासी लड़ाई झगड़े बाजू रखिए। ये जो कमेटी भी कायम की गई, आप देखिए सियासी तौर पे नहीं, 2 सियासी ज़रात चला रहे हैं, उनके पास एक स्ट्रक्चर रहता है, इंफ्रास्ट्रक्चर रहता है, लोग अवेलेबल रहते हैं, कार्यकर्ता अवेलेबल रहते हैं, इसलिए मिलके किए। लेकिन वो भी कोई एक मखसूस पार्टी का नहीं है, मालिकों की फलाह व बहबूद के लिए डिफेंस कमेटी बनाई गई, और हम सबको मदऊ कर रहे हैं। हर मुस्लिम उसमें आ सकता है, हर गैर मुस्लिम उसमें आ सकता है। ये एक इंसानियत के जज्बे के तहत की गई है, ताकि गरीब अवाम को तकलीफ ना हो। और उसकी वजह देखिए, अब इसमें 2 औरतें 60-65 साल की, एक छोटा सा दाखला बनाया जो वक्त जरूरत है, उसमें आज पहले नहीं था। आज पासपोर्ट के लिए आपको जन्म दाखला बनाना है, पासपोर्ट आपको
उम्र के लिए लगता है, हज के लिए लगता है, वो आपके लिए जरूर होगा, इसलिए आप बना रहे हैं। क्या गलती की आपने, क्या जुर्म की? अगर बनाने में कोई बेतरतीबी है तो वो तरतीब से कर सकते हैं, दुरुस्त कर सकते हैं। और आप उनको गलत किए बोल के जेल में डाल रहे हैं, जैसे कोई उन्होंने बड़ा कोई कत्ल का मुकदमा या कोई जुर्म करके आए। ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। और इसके लिए हमें लड़ना पड़ेगा, आवाम को एक साथ होना पड़ेगा और सियासी चपकली से बाहर आना पड़ेगा। वहाँ पे ये नहीं देखना चाहिए कि ये मुस्तकिम है, ये शेख आसिफ है, ये जनता दल के है, ये एसडीपीआई के है। और इसलिए मैं तमाम मजहबी तंजीमों से, समाजी तंजीमों से और जिनके दिल में दर्द है, जिनके पास दिल है, ऐसे अफराद से आपके माध्यम से गुजारिश करूँगा कि ये जो एक मुहिम शुरू की गई है इसमें जुड़िए आप। ये कोई सियासी मुहिम नहीं है और मालेगांव के अवाम के लिए, महाराष्ट्र के अवाम के लिए और खुसूसन मुस्लिम अक़लियती बिरादरी के लिए जो आप कर सकते हैं वो करने की ज़रूरत है, वरना इसके दूर दराज नताइज बहुत ज़्यादा संगीन होंगे। आप लोगों को दबाया जाएगा, डर जाएगा। और ये पुलिस का या सियासी जो डर है, ये डर हमसे निकलना चाहिए। आज अगर लोगों को बोले नहीं बाबा मैं नहीं जाता, पुलिस क्या बोलेंगे, डर जाते हैं। कारपोरेटर जाते हो, तेरा क्या ताल्लुक बांग्लादेश से, तू क्यों आया? लोग डर, छोटी सी बात बता रहा हूँ मैं आपको, ये चीज़ नहीं होना चाहिए। जो दबदबा है हमारा, लोगों को जोड़ने की जरूरत, जोड़ना चाहिए। और यही नहीं मुसलमान है ना, हमारे जो बिरादर वतन है वो भी देते हैं। अभी आप देखिए इस मामले में वकील को अरेस्ट किया गया, पूरे बिरादर वतन ने साथ दिया है। हम हिंदू मुस्लिम नहीं बटे हैं वकील बिरादरी वाले। जी आप साथ में थे, सब साथ में है सर। इससे पहले एक मुस्लिम बच्चे का कत्ल हुआ, मोहम्मद कैफ नाम था। उस वक्त बिरादर वतन ने वकालतनामा नहीं दाखिल किया किसी का भी। वहां नहीं देखा गया कि मानने वाले हिंदू है, मरने वाला मुतवफी मुसलमान है। मुसलमान अपना काम करेंगे, हिंदू अपना काम करेंगे। तमाम लोगों ने मिलकर काम किए। आज एकता की जरूरत है। हमारे साथ अजीम खान साहब थे, उन्होंने काफ़ी डिटेल में बताया। आखिरी उनका ये पैगाम था कि आज हमें एक साथ आने की ज़रूरत है एक प्लेटफॉर्म पर। कैमरामैन इब्राहिम सुल्तान के साथ जुनैद आलम, जनता जवाब न्यूज़।